अगर हम बात करें कि किसी भी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसमें ख्याति के मूल्यांकन की जो 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि एंड पूंजीकरण विधि, उन तीनों ही विधियों से ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाता है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने पे, उसका एक सेपरेट वीडियो बना है, वहाँ फार्मूला दिया हुआ है। तो उस वीडियो को देख करके फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ से आप यह देख पाएंगे, यह निकाल पाएंगे कि अगर किसी भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस केस में फर्म के ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। अगर प्रश्न में पुनर्गठन के समय ख्याति का मूल्य नहीं दिया है तो उस अवस्था में सर्वप्रथम ख्याति का मूल्य निकालने की सूचना प्रश्न में जरूर दिया रहेगा। उसी सूचना के आधार पर ख्याति का मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका लेखांकन किया जाएगा। हम लोग साझेदारी के प्रवेश के चैप्टर में पढ़ रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन एवं लेखांकन वाले हेडिंग को। अगर ख्याति के मूल्यांकन की बात किया जाए तो चाहे वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे नए साझेदार का प्रवेश हो, चाहे साझेदार का अवकाश ग्रहण हो या फिर मृत्यु हो, कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी भी रीजन से यदि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस अवस्था में ख्याति का मूल्यांकन सभी ही केस में एक ही तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर हम लेखांकन की बात करें तो 3 चैप्टर में लेखांकन सेम तरीके से किया जाएगा। पहला होगा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, यदि साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। और दूसरा होगा अवकाश ग्रहण करने पर, तीसरा होगा मृत्यु। तो ये 3 चैप्टर में ख्याति का लेखांकन सेम एक ही तरीके से किया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ वही तरीका यहाँ, वही तरीका यहाँ। तो इसलिए जो ख्याति का लेखांकन आप लोगों को वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर चैप्टर में बताया गया है, वही आगे आपका अवकाश में भी काम करेगा और वही मृत्यु में भी काम करेगा। लेकिन बात जब आती है प्रवेश वाले चैप्टर का, मतलब किसी साझेदार के प्रवेश करने पर फर्म की जो ख्याति का मूल्य होगा उसका लेखांकन कैसे किया जाएगा, तो उस केस में अलग तरीके से होता है। तो वो कैसे होगा आज की क्लास में डिटेल हम लोग देखेंगे। लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि साझेदार प्रवेश कर रहा है तो क्या होता है ख्याति के ऊपर। तो किसी साझेदार के प्रवेश पर यदि फर्म की ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया हो तो उस दशा में सर्वप्रथम ख्याति का मूल्य निकालेंगे। अगर साझेदार प्रवेश कर रहा है और प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्य क्या है, तो ये न दिए रहे तो आपको सबसे पहले ख्याति का मूल्य निकालना पड़ेगा। ये पता कैसे आप पाएंगे फर्म की ख्याति दिया है कि नहीं दिया है, तो जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आर्थिक चिट्ठे के बाहर आप देखेंगे तो लिखा रहेगा कि साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्य ये है। जब ख्याति का मूल्य दे दे साझेदार के प्रवेश के समय तो समझ जाइए कि वो मूल्यांकित ख्याति की ही बात कर रहा है। अगर नहीं दिया है तब फिर निकालेंगे, और दे दिया है तो फिर जो नए साझेदार के हिस्सा है वो निकाला जाएगा। जो भी फर्म की ख्याति का मूल्य आएगा साझेदार के प्रवेश के समय, उस फर्म की ख्याति के मूल्य में नए साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी होगी यह निकाला जाएगा। उसके बाद उसका लेखांकन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि साझेदार के प्रवेश होने पे ख्याति का लेखांकन करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्म की ख्याति का मूल्य निकालेंगे, मतलब क्या फर्म की ख्याति का मूल्य है। उसके बाद नए साझेदार का उस ख्याति में क्या हिस्सा है वो हिस्सा निकालेंगे। जो नए साझेदार का हिस्सा आएगा उसी हिस्से से ख्याति का लेखांकन करेंगे। तो ये याद रखिएगा, किसी साझेदार के प्रवेश के समय
यदि ख्याति का लेखांकन करने की बात किया जा रहा हो तो सर्वप्रथम आपको प्रश्न में यदि ख्याति का मूल्य नहीं दिया है तो आपको वो मूल्य निकालना पड़ेगा। जब फर्म की ख्याति का मूल्य मालूम हो जाएगा तो नए साझेदार का उसमें हिस्सा कितना बनता है ये निकाला जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसी से लेखांकन कर देंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि नए साझेदार का हिस्सा ख्याति में कितना बनता है, ये कैसे निकाला जाए। तो अब हम लोग आगे यही देखेंगे कि नए साझेदार का फर्म की ख्याति में जो हिस्सा बनता है वो कैसे निकाला जाएगा। तो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति यदि आप निकालना चाहते हैं तो जो भी फर्म की ख्याति है, फर्म की जो भी ख्याति है उस ख्याति के मूल्य में गुणा कर दीजिए नए साझेदार के लाभ के हिस्से से। नए साझेदार के लाभ के हिस्से से गुणा कर दीजिए तो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का मूल्य मालूम हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक साझेदार मान लेते हैं सी प्रवेश करता है और उसे लाभ में 1/5 भाग मिलेगा। 1/5 भाग के लिए वो प्रवेश करता है और उसके प्रवेश के समय फर्म के ख्याति का जो मूल्य निर्धारित किया गया वो फर्म की ख्याति 1 लाख रुपया है। तो प्रश्न में फर्म की ख्याति 1 लाख रुपया बता दिया। नया साझेदार प्रवेश कर रहा है 1/5 भाग के लिए, तो पूछा जाए कि इस नए साझेदार के हिस्से में ख्याति कितना आएगा। तो देखिए फार्मूला है नए साझेदार के हिस्से की ख्याति का, फर्म की ख्याति, तो फर्म की ख्याति कितना 1 लाख रुपया, यहाँ पे 1 लाख रुपया रख दीजिए, गुणे कर दीजिए नए साझेदार का लाभ में हिस्सा, तो नए साझेदार का लाभ में हिस्सा कितना 1/5, सॉल्व करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नए साझेदार का ख्याति में जो हिस्सा बना वो 20,000 रुपया बना। अब इसी 20,000 रुपये का लेखांकन कैसे किया जाएगा वही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेखांकन करना, नए साझेदार के हिस्से में जो भी ख्याति का मूल्य आया है उसका एंट्री कैसे पास किया जाएगा, लेखांकन कैसे किया जाएगा, अब उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो किसी साझेदार के प्रवेश के समय उसके हिस्से की जो ख्याति का मूल्य होता है उसका लेखांकन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वो अलग अलग परिस्थितियां क्या होंगी उसके भी बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि नया साझेदार जब अपने हिस्से की ख्याति ले करके आता है तो कुछ दूसरी तरीके से एंट्री पास करते हैं। अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नहीं लेके आ पाता है तो फिर कुछ दूसरे तरीके से एंट्री पास करते हैं। और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पे ला के देता है तो कुछ और तरीके से होता है। तो इन सभी अलग अलग परिस्थितियों में ख्याति का लेखांकन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हर एक दशा में कैसे लेखांकन किया जाएगा इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते हैं। नोट ना किए हो तो इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं कैसे लेखांकन किया जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ख्याति का लेखांकन। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा वो बेस था, बेस जान जाएंगे तभी ख्याति का लेखांकन कर भी पाएंगे। तो बेस में कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए। पहले अपने बेस से रिलेटेड जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेस अगर आपका नहीं क्लियर होगा तो ख्याति का लेखांकन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाएगा। तो ख्याति का लेखांकन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। अब परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो पहली परिस्थिति, जब नया साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पे लाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में ये बता दिया कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पे लेके आता है तो उस केस में क्या लेखांकन करेंगे, मतलब क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए है कि ऐसी परिस्थिति में ख्याति के संबंध में कोई भी रोजनामचा प्रविष्टि नहीं किया जाता है, कोई भी रोजनामचा प्रविष्टि नहीं किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों,
तो ध्यान रखिएगा, निजी तौर का मतलब ही होता है चोरी से ला करके दे देना। जो वर्तमान साझेदार हैं उन वर्तमान साझेदारों को नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पे ला करके उनको अगर दे देता है तो इसका मतलब ही है कि उसको बुक में प्रदर्शित मत करिए, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है यदि नए साझेदार ने ख्याति की राशि निजी तौर पे दे दिया है तो। अब सोचिए, यदि नए साझेदार ने ख्याति की राशि निजी तौर पे दे दिया तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या रोजनामचा प्रविष्टि करेंगे? तो आंसर होगा नहीं करेंगे। तो पहली दशा ये याद रखिएगा कि अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पे लेकर के आता है तो उस दशा में जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाएगा। यह आपकी पहली दशा हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी दशा। दूसरी दशा क्या है? जब नया साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाए, ध्यान रखेंगे, अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा, इसके साथ ही साथ उस ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाएगा। नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में लेकर के आएगा और वो ख्याति की राशि व्यवसाय में रहने भी दिया जाएगा, मतलब कोई साझेदार उस राशि को निकालेगा नहीं। तो क्या एंट्री पास किया जाएगा? तो सबसे पहले आप अपने आप को फर्म बना लीजिए। फर्म बना के सोचिए कि एक नया व्यक्ति आपके यहाँ आ रहा है और वो ख्याति का पैसा ला करके आपको दे रहा है। तो ख्याति का पैसा ला करके देगा तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? तो ख्याति की राशि अगर नगद ले करके आ रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो इसके लिए पहले आप ध्यान से समझें। नया साझेदार जो आ रहा है वो ख्याति का पैसा आपको या तो नगद में देगा और या तो ऑनलाइन देगा, चेक से देगा, ड्राफ्ट से देगा, जिस भी तरीके से दे। अगर कैश देगा तो आपका नगद बढ़ जाएगा, आपके पास जो कैश पहले से है वो कैश बढ़ जाएगा। नगद न दे करके अगर वो चेक से देगा या ड्राफ्ट से देगा या ऑनलाइन पेमेंट कर देगा तो उस केस में आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब बात होती है कि चाहे कैश बढ़े और चाहे बैंक बढ़े, दोनों ही दशाओं में डेबिट किया जाता है, क्योंकि पैसा चाहे हमारे पास रहे और चाहे हमारा पैसा बैंक में रहे, होता हमारा संपत्ति ही है और संपत्ति डेबिट साइड से बढ़ता है। तो इसलिए ख्याति की राशि जब नया साझेदार नगद लेकर के आएगा तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि पेमेंट ऑनलाइन ही मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन बनता है क्रेडिट किसको करेंगे? तो क्रेडिट करते हैं जिस चीज़ का पैसा आपको मिल रहा है उसी का नाम। तो नए साझेदार ने आपको जो पैसा दिया वो किस बात का पैसा दिया? तो आंसर होगा गुडविल के प्रीमियम का पैसा दिया, इसलिए हम लोग क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट पास हो जाएगी जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेके आएगा। नरेशन क्या होगा? तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। तो ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। ख्याति के लेखांकन से संबंधित पहली जर्नल एंट्री पास हो गई जब साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में लेकर के आएगा तब। लाने की एंट्री हमेशा याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे यदि नगद में लेके आ रहा है तो। ये हुआ लाने का। उसके बाद जो हम लोग एंट्री देखेंगे वो है ख्याति की राशि को बांटने का। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कभी भी ये बांटने वाली बात नहीं करता है। जब भी किसी साझेदार का प्रवेश होता है तो प्रवेश के समय जब नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर के आता है तो लाने की तो एंट्री पास करते हैं, बट बांटने के बारे में कुछ प्रश्न में बोलता नहीं है, फिर भी वो बांटा जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान साझेदार हैं वो नए साझेदार को अपने हिस्से में से कुछ न कुछ त्याग करते हैं जब वो प्रवेश करता है तब। तो जो भी वर्तमान साझेदारों ने नए साझेदार को अपना हिस्सा त्याग किया है, वही साझेदार नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को आपस में बांट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें
तो सोचिए आपके घर में दो व्यक्ति हैं और कुछ अच्छा खाना बना है और खाने का समय आया, उसी बीच आपको पता चला कि कोई एक नया व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है, कोई आपका मेहमान आपके घर पे आ रहा है। ऐसे केस में खाना दोबारा नहीं बनेगा, जो खाना बना है उसी खाने में ही अब दो नहीं 3 लोग खाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग पहले से दो थे उसमें से एक व्यक्ति नए वाले को, मतलब जो मेहमान आ रहा है उसको अपने हिस्से में से खिलाने के लिए सहमत हो, लेकिन दूसरा अपने हिस्से में से खिलाने के लिए सहमत ना हो। मतलब दूसरा ये कहे कि हम तो जितनी मुझे भूख है उतना हम खाएंगे ही खाएंगे, हम उनको अपने खाने में से कुछ भी नहीं देंगे। तो ऐसे केस में जो मेहमान आ रहा है उसको जो खाना खिलाया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने हिस्से के खाने में से उसको खिलाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस मेहमान को जो खाना खिलाया गया, जिस व्यक्ति के द्वारा खिलाया गया, वो अपने खाने में से कुछ खाना त्याग कर दिया, मतलब कुछ खाना उसको दे दिया। तो ऐसी अवस्था में सोचिए जो व्यक्ति मेहमान के रूप में आया वो जो भी कुछ अपने साथ लेकर के आया होगा, क्या वो दोनों के बीच में बांटा जाना चाहिए? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि जब उसको खिलाने की बात आई थी तो जिस व्यक्ति ने खिलाया, जिस व्यक्ति ने अपना हिस्से में से कुछ उसको दिया, तो पाने का भी अधिकार सिर्फ उसी के पास है। जिस व्यक्ति ने अपने हिस्से से कोई समझौता ही नहीं किया, उस व्यक्ति को उसके हिस्से में उसके द्वारा लाई गई चीजों में पाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारा ख्याति की राशि के बंटवारे पे भी लागू होता है। नया साझेदार ख्याति की राशि जो भी लेकर के आता है, हम कह सकते हैं कि उस राशि को वही साझेदार आपस में बांटेंगे जो साझेदार अपने हिस्से में से कुछ त्याग नए वाले साझेदार को किए हों। वही लोग ख्याति की राशि को अपने बीच में बांट लेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि त्याग अनुपात में बांट लेंगे। तो बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो आंसर होगा त्याग अनुपात में होगा। ये बात याद रखिएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को जब भी बांटा जाएगा तो त्याग अनुपात में बांटा जाएगा, वो भी उनके बीच में बांटा जाएगा जो साझेदार वहां पे त्याग किए होंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो एंट्री पास करने से पहले प्रैक्टिकली आप सोचिए, जो भी पैसा लाया उसको जब साझेदारों में बांटा जाएगा तो साझेदारों का हिस्सा जितना भी पहले से बना होगा, जितना भी होगा, उसमें उनका पैसा बढ़ेगा। जितना भी हिस्सा ख्याति की राशि में बनेगी तो उनकी पूंजी बढ़ेगी। तो एंट्री क्या करेंगे? लाने पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ है, जब क्रेडिट हुआ है, और वही जब बांटा जाएगा तो हो जाएगा डेबिट, मतलब वो हो जाता है खत्म, और वो पार्टनरों के बीच में बांट दिया जाता है। किसके? तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट करके, मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है टू लिख करके उस पार्टनर का नाम और आगे कैपिटल अकाउंट लगा देंगे या फिर करेंट अकाउंट लगा देंगे, डिपेंड करेगा परिस्थिति कैसी है। नरेशन क्या होगा? तो बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के थ्रू इस गुडविल की वैल्यू को बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की राशि के संबंध में। जब कभी भी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति लेकर के नगद में आए और वो व्यापार में रहने दिया जाए की बात किया जाए, मतलब प्रश्न में कुछ भी न बोला हो, सिर्फ बताया नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति इतना लेकर आया, किस साझेदार ने कितना पैसा निकाल लिया ख्याति का, ये अगर नहीं बताया हो तो वो अंडरस्टूड माना जाता है कि ख्याति की राशि व्यापार में ही रहने दिया गया है। और उस केस में यही दो एंट्री पास होगी, एक लाने की और एक बांटने की। हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा यही दो एंट्री पास होगी जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि लेकर के आए और उसको व्यापार में ही रहने दिया जाए, बांटा ना जाए तब। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो तीसरे केस की बात करेंगे। तीसरी परिस्थिति क्या है?
तो ये हमारा अगला पार्ट है, ये हम लोग अगले पार्ट में अब देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में, कि नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद में लाया जाएगा, पर वो व्यवसाय में रहेगा नहीं बल्कि निकाल लिया जाएगा। तो अगर निकाल लिया जाएगा तो उस अवस्था में क्या लेखांकन किया जाएगा, अब हम लोग इसकी बात करते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए